आज भी हर घर में संपत्ति को लेकर विवाद चलता रहता है और वह संपत्ति जब पैतृक संपत्ति हो तो वह विवाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हम 2024 में आ गए हैं, इसके बारे में कई कानून भी आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई जजमेंट भी दिए गए हैं। सभी के मन में यह रहता है कि बेटे का कितना अधिकार है, बेटी को अधिकार मिलेगा या नहीं। 2005 में इस कानून में बदलाव आया था। 2005 से पहले अगर किसी पिता की मृत्यु हो जाती है तो क्या बेटी को अधिकार मिलेगा? अनसिस्टल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति में पोते पड़पोते पोती पड़पोती इन सब का क्या अधिकार होगा? अगर कोई भाई या बहन अपना हिस्सा नहीं छोड़ रहे हैं तो हम अपना हिस्सा कैसे ले सकते हैं? इन सभी सवालों को लेकर दिमाग में एक टेंशन सी भी रहती है। इस कारण ही यह वीडियो बनाया गया है ताकि आप पता कर सके कि पैतृक संपत्ति यानी अनसिस्टल प्रॉपर्टी में आपके क्या अधिकार है। साथ ही साथ ऐसे 5 अधिकारों के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिससे आपकी टेंशन भी दूर हो जाएगी। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं मनसेनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत ललविलो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। संपत्ति के 5 अधिकारों को जानने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि संपत्ति कितनी प्रकार की होती है। संपत्ति 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है अनसिस्टल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति और दूसरी होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी स्व अर्जित संपत्ति। इनमें क्या अंतर है मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता देता हूं कि मान लीजिए कोई मकान है, वह मेरे परदादाजी का मकान था। मेरे परदादाजी के बाद वह मकान जाता है मेरे दादाजी को और दादाजी के बाद वह जाता है मेरे पिताजी को। पिताजी के बाद वह मकान आता है मेरे पास। तो कहने का मतलब है कि 3 जनरेशन से अगर कोई प्रॉपर्टी चलती आई है तो उसे ही पैतृक संपत्ति कहा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि मेरे पिताजी ने अपने जीवन काल में खुद की कमाई से कोई प्रॉपर्टी ली है और उसी को ही सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी खुद की खरीदी हुई संपत्ति मानी जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि इन दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी में हम किस प्रकार से अपना हक मांग सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें आपकी आने वाली जनरेशन का भी अधिकार होता है। वहीं हम बात करें सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की यानी स्व अर्जित संपत्ति की, इसमें अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक प्रॉपर्टी का मालिक उसे गिफ्ट डीड या विल के जरिए अगले व्यक्ति के नाम नहीं कर देता है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो पैतृक संपत्ति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है उसमें से किसी व्यक्ति के द्वारा उस संपत्ति को गिफ्ट डीड कर दिया जाता है या विल लिख दी जाती है। जो पैतृक संपत्ति है वह कन्वर्ट हो जाएगी स्व अर्जित संपत्ति में। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा देता हूं कि मान लीजिए कि कोई संपत्ति मेरे परदादाजी से चलती आई है और परदादाजी से दादाजी को मिली है और दादाजी के द्वारा वह संपत्ति मेरे पिताजी को गिफ्ट डीड या विल के जरिए ट्रांसफर कर दी जाती है तो वह संपत्ति पैतृक संपत्ति से कन्वर्ट होकर स्व अर्जित संपत्ति कहलाएगी। अब अनसिस्टल प्रॉपर्टी का नाम खत्म हो गया, अब वह प्रॉपर्टी कहलाएगी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। क्योंकि मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को जो पैतृक संपत्ति थी वह विल के जरिए ट्रांसफर कर दी तो वह अब पैतृक संपत्ति से सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि 3 या 3 से ज्यादा कोई पीढ़ी है और किसी भी तरह से विल या गिफ्ट नहीं रही है, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के चली आ रही है तो ऐसी संपत्ति पैतृक संपत्ति कहलाएगी। लेकिन अगर आप अपने जीवन में कुछ कमा रहे हैं तो वह सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहलाएगी। साथ ही साथ अगर किसी पैतृक संपत्ति को विल या गिफ्ट के जरिए ट्रांसफर कर दिया जाता है तो वह सेल्फ एक्वायर्ड यानी स्व अर्जित भूमि कहलाएगी। इस प्रकार से यह डिफरेंस होता है एंसिस्टल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में। लेकिन आज हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम बात कर रहे हैं अनसिस्टल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति के बारे में। मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे 5 अधिकार जो आपके पैतृक संपत्ति में होते हैं।
पैतृक संपत्ति में सबसे पहला अधिकार यह है कि जब भी आप पैदा होते हैं तो पैदा होते ही आपका अधिकार हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब भी आपकी उम्र 18 साल से ऊपर की होगी तभी आपका पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदू लोग के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका पैतृक संपत्ति में अपने आप ही अधिकार हो जाता है। हालांकि वह डायरेक्ट कोर्ट में जाकर अपना हक नहीं मांग सकता है, बल्कि अगर उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो वह अपने लीगल गार्जियन के थ्रू जाकर कोर्ट में फाइल कर सकता है। हक तो आपका रहेगा, लेकिन एक तरह से वह भूमि आपके पिताजी के पास रहेगी और आपका हक उसमें आपके पिताजी भी खत्म नहीं कर सकते हैं। अब लोगों के मन में एक भ्रांति सी रहती है, इसको भी मैं एक उदाहरण के तौर पर खत्म कर देता हूँ। मान लीजिए कि मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को एक वसीयत लिखी एक मकान की, उसी समय ही मेरे बेटे और बेटी का जन्म होता है। जैसे ही मेरे दादा या दादी जी के द्वारा मेरे पिताजी को कोई मकान या प्रॉपर्टी वसीयत की जाती है और उस समय मेरे बेटे या बेटी का जन्म होता है और दादा या दादी जी उस समय जीवित रहते हैं, तो जीवित रहते ही मेरे बेटे या बेटी का उस प्रॉपर्टी में अधिकार होगा। लेकिन अगर मेरे दादा या दादी जी जीवित नहीं रहते हैं, उसके बाद कोई बेटा या बेटी होता है, तो उसके बाद वह प्रॉपर्टी है उसमें उनका किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे अधिकार के बारे में जो देश की बेटियों के लिए है, कि ये सवाल हमेशा पूछा जाता रहा है कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का अधिकार है या नहीं। 2005 में भारत के कानून में एक बड़ा बदलाव किया गया। सुप्रीम कोर्ट के पास भी ऐसे बहुत से केस आए। कोर्ट के सामने एक इशू था। इशू का मतलब यह होता है कि एक बात यह चुभ रही थी कि पैतृक संपत्ति का अधिकार क्या कानून बनने के बाद लागू होगा। जिनकी मृत्यु 2005 के बाद होती है उन बेटियों का अधिकार भी 2005 के बाद ही होगा। लेकिन सवाल ये है कि जिनके फादर की मृत्यु 2005 से पहले हो गई हो या इस कानून के आने से पहले उनकी मृत्यु हो गई हो, तो क्या उन पुत्रियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा? उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करते हुए इस बात को निर्धारित कर दिया। पिता की मृत्यु चाहे 2005 से पहले हुई हो या 2005 के बाद, पुत्री का जन्म पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो, वह पैतृक संपत्ति में अपना हक मांग सकती है। तीसरा अधिकार है आपकी ड्यूटी। जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें परिवार के कई सदस्यों का अधिकार होता है। जो आपके ब्रदर सिस्टर, जो आपके फोर फादर की जो पीढ़ी होती है, उनका भी पैतृक संपत्ति में अधिकार होता है। तो आप उस प्रॉपर्टी को तब तक नहीं बेच सकते जब तक सबकी सहमति नहीं आ जाती है, क्योंकि यह एक पैतृक संपत्ति है, उसमें सभी का अधिकार है। क्योंकि इस संपत्ति को यानी आप अपना हक इस संपत्ति में निर्धारित नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 100 बाई 100 का कोई प्लॉट है या 100 बाई 100 का कोई मकान है, उसमें 5 कमरे हैं। पैतृक संपत्ति पर सभी लोगों का अधिकार होता है। उसी प्रकार से जो 5 कमरे बने हुए हैं उन 5 भाइयों या 5 लोगों का अधिकार होता है। लेकिन आप एक पर्टिकुलर जगह को अपना हिस्सा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब तक उसका बंटवारा नहीं हो जाता है। इसलिए जब तक सबका हिस्सा कॉमन रहेगा तब तक आप अपना हिस्सा नहीं बेच पाएंगे। इसलिए जब भी आप अपना कोई हिस्सा बेचते हैं तो सभी लोगों की सहमति होना जरूरी है। अगर सहमति नहीं मिलती है तो आप सिविल न्यायालय में जाकर बंटवारे का दावा कर सकते हैं। अब चौथा अधिकार यह है कि मान लीजिए कि आपके भाई या बहन प्रॉपर्टी को बेचना नहीं देना चाहते हैं, रोक लगाते हैं, आपको पैसों की जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में आप प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं लेकिन बेच पा नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 बाई 100 का एक मकान है, उसमें 5 कमरे हैं, उसमें 1/5 आपका हिस्सा है, तो आप उसे अलग कैसे करा सकते हैं? आप न्यायालय यानी सिविल न्यायालय में जाकर बंटवारे का दावा कर सकते हैं। कोर्ट के द्वारा आपका अलग हिस्सा
कर दिया जाएगा। अब पांचवा व अंतिम अधिकार ये है कि कोर्ट में कोई भी व्यक्ति जा सकता है। अगर आपके कोई भी बहन या भाई आपको हिस्सा नहीं दे रहे हैं तो आप न्यायालय में जाकर आप अपना हिस्सा करवा सकते हैं। अगर आप 18 वर्ष से कम हैं तो आप अपने लीगल गार्जियंस को ले जाकर आप अपना हिस्सा ले सकते हैं और सिविल न्यायालय में जाकर बंटवारे का दावा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये थे 5 अधिकार अनसिस्टर प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति को लेकर। इन अधिकारों की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।